विद्यार्थियों, भ्रूणीय प्रेरण एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के क्रम में आज हम जो हमने विगत कक्षा के अंदर बात करते हुए छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाते हैं। स्पीमैन ने जब अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये बतलाया कि अगर किसी भ्रूण में कशेरुकियों के भ्रूण की स्टडी करते हुए न्यूएट एम्फीबियन एक जानवर के अंडे पे जब वो काम कर रहे थे भ्रूण पे फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर, तो उन्होंने पाया कि भ्रूण के उस अंडे के किसी विशिष्ट भाग से कुछ पोर्शन निकाल करके अगर कहीं ग्राफ्ट कर दिया जाए या रोपण कर दिया जाए काट करके उसको, तो मैंने विगत क्लास में आपको बताया था, या तो उससे उसी भ्रूण पे करा जाए, उसी जाति के किसी दूसरे भ्रूण पे किया जाए, किसी दो अलग अलग जातियों के उसी जीनस की दो अलग अलग जातियों के भ्रूण पे किया जाए, उनके अलग अलग नाम और उनसे होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया था। तो इस प्रकार के ग्राफ्ट उस एम्ब्रियो में जिसमें उस भ्रूण में जिसमें इम्प्लांट किए जाते हैं कुछ प्रेरण करते हैं, इंड्यूस करते हैं, जिसके कारण वो उसमें भी बदलाव हो जाते हैं। उसमें उन्होंने ग्रे क्रीसेंट वाले भाग पे जोर दिया था कि अगर एम्ब्रियो के ग्रे क्रीसेंट को इस्तेमाल किया जाए। उसके पश्चात उन्होंने जब बाकी चीज़ें और स्टडी करी, मैंने विगत जब हम अध्यापन कर रहे थे और मैंने आपको बतलाया था कि जब उनको पता चला कि एम्ब्रियो का डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर कोरक रंध्र का ब्लास्टोपोर का डॉर्सल लिप ऊर्ध्व होस्ट जो डॉर्सल साइड पे होट है उसका, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्लास्टोपोर के 4 होट होते हैं, ऊपरी निचला यानी डॉर्सल वेंट्रल 2 लेटरल। तो जो डॉर्सल होट यानी किनोर, अगर कहीं से वहाँ उसका टुकड़ा निकाल लिया जाए और उसे एम्ब्रियो के दूसरे भाग में ग्राफ्ट कर दिया जाए तो वहाँ पर वही कोशिकाएं बनेंगी, वही अंग बनेंगे जो उस डॉर्सल लिप के जरिए बनने थे। फिर उनकी स्टडी के दौरान ये और पता चला था कि साहब अगर उम्र यानी समय ज़्यादा हो जाए तो फिर नहीं होंगे, फिर तो वही जो पुराने एम्ब्रियो में बनना था उस स्थान पे वही बनेगा। यानी जैसे उन्होंने एक्टोडर्मल ओरिजिन वाले स्थान पे इम्प्लांट किया था तो उन्होंने उसको ये देखा कि वो समय निकलने के बाद वो कार्य नहीं कर पाता। खैर, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ये कल्पनिक डायग्राम है जिसके अंतर्गत किस प्रकार फ्लैप निकाला जाता है ऊपर की कोशिकाओं जो एक्टोडर्मल रीजन की जो सेल्स हैं उसका, और फिर उसमें से कैसे डोनर मीजोडोम को हटा के वहाँ लगाया जाता है। तो उन्होंने ये जो लास्ट कक्षा में हम बात कर चुके हैं वही चीज़ है कि कैसे 2 एम्ब्रियो इस पे बन जाते हैं, प्राइमरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल डेवलपमेंट एक तरफ भी हो रहा है, दूसरी तरफ भी हो रहा है। आप जो मैं इसमें थोड़ा सा वो आपको लगा के दिखाता हूँ तो आपको ये क्लियर दिखने लगेगा। ये देखिए, एक ये और एक ये, दोनों सेकेंडरी प्राइमरी में प्राथमिक और द्वितीयक 2 एम्ब्रियो बनने की तैयारी हो गई। और इन्होंने जब इसके अंदर से ये इम्प्लांट निकाला तो ये पहले वाले में से, तो ये इसमें से कट करके निकाला, ये इस टुकड़े को बाहर निकाला, टुकड़े को बाहर निकालने के बाद इसकी डोनर उस रखा, तत्पश्चात ये इस तरह कवर हो जाने के बाद ये इस स्थिति में आ गया। ये स्पीमैन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने इसमें ये बताया कि साहब ये जो वो है ग्रे क्रीसेंट वाला क्षेत्र और ये जो बाकी के एरिया है ये एम्ब्रियोनिक प्रेरणा देते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पैदा करते हैं, और ये उन्होंने इसलिए इसका नाम दिया प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तब तक और लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और प्रयोग चल रहे थे कि भाई कोई और चीज़ भी है। तो ये पाया गया कि वही नहीं, डॉर्सल लिप भी तथा फोरगट का रूफ ऑफ आर्केंटरॉन भी ये काम करती है। यानी जब आंत्र का डेवलपमेंट हो रहा होता है, बन रही होती है, तो उसकी रूफ, उसकी छत भी इस तरह की इंडक्शन का काम करती है, वो भी दूसरे को प्रेरित करती है दूसरे अंगों को बनने में जो वहाँ बन रहे होते हैं। ऐसी ब्रेन भी प्रेरित करता है, ये आगे की बात करेंगे। तो ये देखिए एक और डोनर और रेसिपिएंट वाले उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत करा गया, उसके अंदर ये ट्रांसप्लांट लगाया गया
ये रेसिपिएंट है, डोनर कहाँ से ट्रांसप्लांट काटा, ये जो फिर इस पे रेड निशान से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये डोनर है, जो दे रहा है, ये रेसिपिएंट है, प्राप्त कर रहा है जो। ये डॉर्सल, ये ब्लास्टोपोर है, ये वाला कोरक रंध्र, ये उसकी डॉर्सल लिप है ऊपर जो लाल रंग से दर्शाई गई, दो लेटरल ये साइड में। इसको काट के, इसको यहाँ से सेक्शन को काटा और ये इसके पीछे ये यहाँ ग्राफ्ट कर दिया गया, ये रहा इस टुकड़े को। तो ये पाया कि जब इसको इसी खुद के स्वयं, ये एम्ब्रियो खुद ही है जो मैं स्पीमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी में, तो ये जब मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से लगा देने के बाद ये टैडपोल दो साथ में जुड़े हुए, ऐसी एम्ब्रियो बनी। तो मैं आपसे कह रहा था कि डॉर्सल लिप भी, आर्केंट्रॉन की रूफ भी ये काम करती है, तो इनको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर नहीं कहा गया, बल्कि इनको सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स या ऑर्गेनाइजर्स कहा गया। जब ही स्पीमैन को पता चला कि और भी करते हैं, तो उन्होंने इसको ऑर्गेनाइजर नाम दिया कि साहब वो ऑर्गेनाइजर्स हैं, बाकी के सब के सब उनके द्वारा जो खोजे गए थे उन्हें प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दिया। इसी बीच क्या हुआ कि बाकी लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट्स किया, उसमें से वेडिंगटन उनके साथियों का काफ़ी नाम आता है। तो वेडिंगटन और उनके साथियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वेडिंगटन और उनके साथियों ने मुर्गी के भ्रूण पर एक्सपेरिमेंट किया। पहले मैं आपको मुर्गी का भ्रूण समझा दूँ। मुर्गी का भ्रूण आपके समझ में आ जाएगा, ये मैंने एक जनरल डायग्राम लिया है, नेक्स्ट उससे समझ में आ जाएगा ये वाला। इसमें इनक्यूबेटेड चिक एम्ब्रियो का डायग्राम है, जिसके अंदर आप देख रहे हो आगे की तरफ एक टोपीनुमा संरचना दिख रही है, ये हेडफोल्ड कहलाता है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक अर्थात ये हेडफोल्ड है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक दिख रही है। ये लेटर स्टेज है, लगभग 24 घंटे से ऊपर का है, ये 36 घंटे से ऊपर की अवस्था है। ये घंटे मतलब चिक एम्ब्रियो की इंक्यूबेशन, यानी मुर्गी के अंडे में जो बच्चा है, वो जो अंडा है उसको सेया है मुर्गी ने इतने घंटे, तत्पश्चात ये अवस्थाएँ आती है। हेडफोल्ड दिख रहा है, ये बाकी की। मेरा तात्पर्य आपसे कि जिससे आप मुर्गी के चूजे के बारे में समझ सकें। अगला अध्यापन हम मुर्गी के चूजे के बारे में ही करेंगे डेवलपमेंट में, तो अभी और करेंगे। खैर, तो वेडिंगटन ने क्या करा, वेडिंगटन साहब उनके साथियों ने क्या करा, ये वो मुर्गी का चूजा है जो एक डायग्राम के अंतर्गत दिख रहा है, और जनरलाइज्ड इन्होंने वो डायग्राम दिया है, ये रहा, और ये वो प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक को हिंदी में आद्य रेखा कहते हैं। इस प्रिमिटिव स्ट्रीक ये शुरू में बनती है, एम्ब्रियो जब इंक्यूबेट होता है। तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ से आगे का इसका टुकड़ा काटा, ये जो डायग्राम के अंदर दर्शाया जा रहा है कि ये इसका पोर्शन यहाँ से काटा इन्होंने, और काट करके यहाँ दूसरे एम्ब्रियो में, उसी एज ग्रुप वाले एम्ब्रियो में यहाँ प्लांट कर दिया। उसके एरिया पेलोसिडा में दो एरिया होते हैं एम्ब्रियो के अंदर। इस तरह एक ब्लास्टोडिस्क बनती है, ये बीच में प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, इसका कुछ एरिया आजू बाजू का इस तरीके से एरिया ओपेका और एरिया पेलोसिडा कहलाता है। तो एरिया पेलोसिडा के अंदर ये उन्होंने ग्राफ्ट कर दिया। इस ग्राफ्ट करने के बाद में ये देखिए, ये दो एम्ब्रियो अलग अलग बनना शुरू हो गए। वो पीछे वाला एम्ब्रियो हो रहा पीछे की तरफ, ये इधर वाला ये रहा, आप देख सकते हैं ये नया। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक एम्ब्रियो बनने शुरू हो गए। ये वेडिंगटन साहब ने प्रूव किया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और प्रूव करी कि अगर इसी काट को पीछे लगा दिया जाता है यहाँ कहीं हाइंड रीजन में, तो वो कुछ नहीं करती, वो ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो उन्होंने कहा ये स्थान स्पेसिफिक भी है, रीजनल स्पेसिफिसिटी भी है कि ये इम्प्लांट कहाँ है, ये टिश्यू कहाँ काम कर सकता है, ये रीजनल स्पेसिफिसिटी, क्षेत्रीय विशेषता भी है। और एक और बात, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये खुद के ही एम्ब्रियो में, यानी एक जाति के एम्ब्रियो में ही काम करे, ये विभिन्न जाति के एम्ब्रियो में भी काम कर सकता है। अर्थात मुर्गी के इस हेड रीजन से निकाला हुआ ये हेंसन्स नोड, इसे हेंसन्स नोड कहते हैं। हेंसन्स नोड का मतलब है, ये हेंसन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये वो क्षेत्र है, ये जो टोपीनुमा क्षेत्र दिख रहा है, ये हेंसन्स नोड को काटा
और मेंढक में लगा दिया तो वहाँ भी काम करने लगी। बतख की प्रिमिटिव स्टेक का पोर्शन को निकाल करके मुर्गी में लगा दिया तो वहाँ पे भी उसने डेवलपमेंट शो किया और उसने प्रेरणा शो करी, इंडक्शन शो किया, प्रेरित किया उस एम्ब्रियो को डेवलप होने में। और इस प्रकार ये अलग अलग तरह के भ्रूण में भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट लगातार शोधार्थी करते रहे, शोधकर्ता करते गए। उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, खाली एक या दो प्रकार के ही ये और प्रेरक नहीं है, ये कई प्रकार के प्रेरक हो सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और ये ऑर्गेनाइजर के रूप में होते हैं। यानी किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। कि प्राथमिक तो हमने पढ़ ही लिया, ये प्राथमिक प्रेरक फिर इंड्यूस करता है दूसरे आसपास के क्षेत्र के कोशिकाओं को बदलाव के लिए, जेनेटिक मूवमेंट के लिए। और ये जो बदलाव आता है, इस बदलाव के कारण नई चीज़ बनती है और वो नई चीज़ फिर किसी तीसरी चीज़ को बनने के लिए प्रेरणा देती है। ऐसे लगातार एक चेन के रूप में। तो चेन के रूप में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संगठन देखे जा सके, ऐसी चेन लाइन। तो उन्होंने इसको नाम दिया कि साहब ये इंडक्शन है, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के साथ साथ ये कंटिन्यूस है। जो इंड्यूस करता है चेंज वो तो इंड्यूसर हो गया, इंडक्शन जिसने करा, और जो जिस पर होता है डिपेंडेंट होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, जो वो अलग उसकी एम्ब्रियोनिक डिफ्रेंशिएशन होती है। तो वेडिंगटन साहब का कहना ये था कि ये इंड्यूसर्स और ये सब ये केमिकल भी हैं, इसमें कुछ ना कुछ तरह के केमिकल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इसको नाम इवोकेशन नाम दिया कि भाई प्रेरणा के स्थान पे इवोकेशन, इवोकेट करना, कि उठ निकालना, उसको उसका आह्वान करना, इवोकेट करना। इसलिए उन्होंने उसको इवोकेशन, इवोकेटर नाम दिया, वो जो प्रेरणा करता है उसको। और उन्होंने कहा दो तरीके से होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट, मतलब नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। मैं भी उसके बारे में बात करता हूँ। पहले एक आगे का डायग्राम देखें। जो मैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की बात कर रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो उसमें कहने का तात्पर्य ये था कि ये एक डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, जिसमें एक एम्ब्रियो के अंदर आँख का बनना दर्शाया गया। अगर आप गौर से देखोगे तो ये ऑप्टिक कप है, और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे ये ऑप्टिक कप है जो कप के समान संरचना दिख रही है। इस कप के अंदर इस कप के अंदर ये कप, और इस कप के अंदर ये देखिएगा, इसकी काट, कप की काट बताइए कि किस प्रकार ये मूवमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो के अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें नीले रंग का लेंस भी डेवलप हो रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि जो कप की बॉडी है, जो ये ऑप्टिक कप के रीजन है, ये ऑप्टिक रीजन से ऑप्टिक कप, और ऑप्टिक कप से ये लेंस। तो ऑप्टिक कप खुद द्वितीयक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है, यानी ये एक तरह की दूसरी कोशिकाओं को प्रेरणा देता है। वो कोशिकाएं लेंस डेवलप करती है, ये लेंस डेवलपमेंट हो रहा है तो ये लेंस डेवलप करती है, और इस प्रकार ये कंटिन्यूस चलता रहता है। वापस से वेडिंगटन की बात पे आते हैं। तो वेडिंगटन ने कहा कि वो जो प्रेरणा के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें मॉर्फोजेंस कहा था उसने, और उन्होंने कहा था कि ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर या कॉर्डा मेसोडर्म्स से ऑप्टिक रीजन से ऑप्टिक कप, और ऑप्टिक कप से लेंस का निर्माण होता है। तो ये टर्शरी हो गया। और टर्शरी, हाँ, ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी हो गया, और टर्शरी एक और है, लेंस के साथ साथ कॉर्निया का भी निर्माण। वो लेंस फिर कॉर्निया का निर्माण, उसके ऊपर जो एपिडर्मल लाइनिंग है उससे वो कॉर्निया की निर्माण में काम आती है। इसके अलावा उन्होंने, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, रूफ ऑफ आर्केंटरॉन, यानी अग्र आंत की छत, रूफ, द्वितीयक भ्रूण का प्रेरक के काम करती है। उन्होंने ब्रेन के लिए भी कहा कि ब्रेन भी ये काम करता है। ये जो रूफ की बात कही है उसका मैं भी डायग्राम आपको लगा के बताऊंगा। पहले आप वापस से ऑप्टिक कप देख लीजिए। दूसरा डायग्राम है जिसके अंदर ऑप्टिक कप बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए ही वो लिया। ये देखिए, ये ऑप्टिक कप बन रहा है, ये लेंस बन रहा है, इसके आगे कैसे बनती हैं, फोल्ड कैसे बनकर आते हैं, कैसे कप फॉर्मेशन होती है, ये एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन। लेकिन ये बाकी जो उद्देश्य मेरा यहाँ पर ये है कि आपको ये समझ में आ सके कि किस प्रकार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑर्गेनाइजर्स काम करते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हुई वेडिंगटन साहब ने जो बताई कि खाली प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी, यानी प्राइमरी इंड्यूसर्स ही नहीं है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर, जो कि रेक्रीसेंट या डॉर्सल लिप के कहा गया, सेकेंडरी और टर्शरी भी है। इसके अलावा वेडिंगटन साहब ने जब ये केमिकल बात कही कि साहब कुछ रासायनिक पदार्थों के कारण
और ये रासायनिक पदार्थ जो है ये प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। तो उनका इवोकेटर उसको उन्होंने नाम दिया। उनका कहना ये था कि कुछ तो डायरेक्ट इवोकेटर्स है और कुछ नॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं। यानी जो होस्ट है जिसके अंदर प्रक्रिया होने वाली, जो कोशिकाएं प्रक्रिया करेगी, जो प्रेरक जा करके जिनके ऊपर काम करेगा, वो उनका ये मानना था कि उसके अंदर इवोकेटर्स उसके अंदर ही मौजूद होते हैं। यानी जिस पे होस्ट के अंदर जो इस प्रेरक अणु प्रेरक ऊतक में होते हैं और वो वहाँ पर लोकेटेड होते हैं और वहाँ जाने का सक्रिय हो जाते हैं, उस समय सक्रिय हो जाते हैं। और दो मत थे उसके अंदर। एक ये था कि ये जो अणु हैं ये वो प्रेरक ऊतक में होते हैं और वो अपने साथ लेकर के जाते हैं और वहाँ जाकर डिलीवर करते हैं उस स्थान पर जिस स्थान पे उस अणुओं को पहुँच करके ये प्रेरणा देकर शुरू कराना है, इंड्यूस कराना है। खैर बात वही है दोनों जनों में, स्पीमैन में भी और एडिंगटन में भी। पर हाँ, स्पीमैन ने इसको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करा और यहाँ तक बताया कि जो ये मैंने आपसे भी कहा कि जो प्रेरक संरचना द्वारा प्रेरित उस पदार्थ को जो प्रेरणा के लिए उत्तरदायी है उसे मॉर्फोजन कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अभी नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे की बातचीत करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऑर्गेनाइजर की बात कर रहा था, यही वो जिनकी मैं बात कर रहा था।